हेलो। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा था, ठीक, वर्षा संधि के बारे में फिर से थोड़ा हम रिकॉल आपका कराया देते हैं, जो भी हमने पढ़ा रखा है। ठीक, तो उसके बारे में हम देखते हैं वर्षा संधि के बारे में हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। जब पिछली क्लास की बात करते हैं तो हम आपको ऊपर से पूरा बताते हुए आए हैं कि शीत युद्ध क्या है। ठीक, शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, शीत युद्ध आखिर में था क्या, आखिर में इसमें कौन कौन से देश भाग लिए थे, इसके बारे में हमने आपको विस्तृत अध्ययन करा दिया है। ठीक, अब इसी के बाद आते हैं एक, जैसे आपका हम संगठन के बारे में बता रहे थे, जैसे नाटो के बारे में बताए थे, सिंटो के बारे में बताए थे, सेटो के बारे में बताए थे, यानी नाटो के बारे में बताए थे। ठीक है, नाटो, नाटो के बारे में पढ़ाए थे, सेंटो के बारे में बताए थे, सेंटो के बारे में बताए थे, फिर सीटो के बारे में बताए थे। फिर उसके बाद अब आता है हमारा वर्षा। अब इसके बाद आता है एक जिसका नाम है वर्षा संधि। अब इसके बारे में हम देखते हैं और इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। ठीक, या पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों का सैन्य संगठन था, यानी कैसा संगठन था, तो साम्यवादी देश। तो साम्यवादी देश जैसे बात करेंगे तो साम्यवादी विचारधारा कौन संगठन था, यूएसएसआर था। यानी कौन था, यूएसएसआर क्या कर रहा था, साम्यवादी विचारधारा को सपोर्ट कर रहा था। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यह संधि यानी वर्षा संधि 14 मई 1955 को पोलैंड में वर्षा में हस्ताक्षर हुआ। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है जो वर्षा संधि है ये पोलैंड देश में एक स्थान है वर्षा। ठीक, वहां पर क्या हुआ, इसका हस्ताक्षर हुआ, यानी इस संधि पर क्या हुआ, अंतिम रूप से मुहर लगा। ठीक, सोवियत संघ ने 1955 में नाटो देशों में शामिल देशों से मुकाबला करने के लिए इस वर्षा संधि की थी, यानी कि जो नाटो था, ठीक, इसी को मुकाबला करने के लिए, ठीक, मुकाबला करने के लिए इस संधि का क्या किया था, गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो नाटो में शामिल देश है, ठीक, इनसे मुकाबला किया जाए, यानी इनसे टक्कर लिया जाए। ठीक, उसके बाद है सेंटो और सीटो के जवाब में साम्यवादी चीन ने वियतनाम, उत्तर कोरिया और इराक के साथ मजबूत संबंध बनाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो चीन था, साम्यवादी देश चीन है, उसने किसके साथ, वियतनाम, ठीक, उसके बाद उत्तरी कोरिया, उसके बाद ईरान के साथ मिलकर एक साम्यवादी संगठन का, यानी इस संगठन को क्या किया, मजबूत किया। ठीक, इसके बाद आते हैं, जब आगे देखेंगे हम लोग, आगे हमारा आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन कहिए या गुट निरपेक्ष सम्मेलन बोलिए, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही हो जाएगा। यहाँ पे यानी जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है या गुट निरपेक्ष सम्मेलन है, इसकी स्थापना शीत युद्ध के दौरान विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। इस आंदोलन की मूल्य अवधारणा की कल्पना 1955 ईस्वी में कहाँ पे, इंडोनेशिया, एक स्थान है जिसका नाम है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बांडुप। ठीक, यानी बांडुप सम्मेलन में क्या हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन की सबसे पहले बात चली थी। ठीक, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी शीत युद्ध में जो भी देश नए नए आजाद हो रहे हैं, यानी उपनिवेशिक कंट्री जो आजाद हो रहे हैं, वो क्या करें कि वो ना ही आप यूएसए की तरफ जाए और ना ही यूएसएसआर की तरफ जाए, आप न्यूट्रल रहिए, यानी बीच में रहिए, यानी गुट निरपेक्ष सम्मेलन या गुट निरपेक्ष आंदोलन में आप लोग शामिल हो जाइए। ठीक, इसके बाद है इस सम्मेलन में भारत के नेहरू, यूगोस्लाविया का टीटो, ठीक है, यूगोस्लाविया का टीटो, मिस्र के नासिर जैसे 3 विश्व नेताओं ने भाग लिया था, यानी जो गुट निरपेक्ष था। ठीक, यहाँ पे वर्षा के जगह पे हम लोग कर देते हैं गुट निरपेक्ष सम्मेलन, सम्मेलन या आप कह दीजिए आंदोलन। ठीक, यानी कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे वर्षा लिखा हो काट दिया। ठीक है, यानी जो हम पढ़ रहे हैं यानी गुट निरपेक्ष में। ठीक, यानी इस सम्मेलन, यानी सम्मेलन कहने का मतलब गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत से कौन भाग लिए थे, नेहरू, क्योंकि आपको पता है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी प्रकार यूगोस्लाविया के
जो नेता है, जो राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री, उनका नाम है टीटो। मिस्र के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है नासिर। इन तीनों विश्व नेताओं ने इस क्या किया, इस सम्मेलन में भाग लिया। आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना, किसकी स्थापना, यानी गुटनिरपेक्ष की स्थापना 1966 में बेलग्रेड सम्मेलन में हुई थी। ठीक, यानी आधिकारिक रूप से बात किया जाए तो आधिकारिक रूप से कब इसकी स्थापना होती है, तो आपको याद रखना होगा 1966 ईस्वी में क्या होती है, इसकी आधिकारिक रूप से स्थापना होती है। ठीक, और कहाँ पे होती है, तो बेलग्रेड कहाँ है, तो आपको सिंपल याद रखना है, जो आपका यूगोस्लाविया है। ठीक, वहीं पर क्या हुआ था, इसका पहला सम्मेलन हुआ था, यानी ये बेलग्रेड है। ठीक, यानी बेलग्रेड जो है ये किसका एक देश है, यूगोस्लाविया का। यूगोस्लाविया का क्या है, एक छोटा सा एरिया, यानी कि एक वहां पे शहर है, एक राज्य है, इस तरह आप समझ सकते हैं। ठीक, इस सम्मेलन में, यानी कौन सा सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के देशों ने हिस्सा लिया। इसके कुछ संस्थापक सदस्य भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना शामिल है। यानी कि इसका जब हम संस्थापक देशों की बात करेंगे इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, पहला सदस्य हो गया भारत, दूसरा हो गया यूगोस्लाविया का नेता टीटो के बाद मिस्र का नासिर, इंडोनेशिया का सुकौड़, सुकौड़, और घाना का ओमे एन ग्रुमा है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, ये सभी क्या है, सदस्य है। ठीक, इसके बाद आते हैं, इसके बाद जब बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। यानी जो 5 नेता कौन कौन से थे, पहला हो गया टीटो के बाद नेहरू, ठीक, नेहरू के बाद आते हैं नासिर के बाद सुकौड़ के बाद आता है क्या आते हैं, ये जो 5 देश हैं। ठीक, ये हो गया आपके यूगोस्लाविया के ये हो गए भारत के। ठीक, और नासिर कहाँ के हो गए, मिस्र के। ठीक, मिस्र के हो गए ये, और इसके बाद आते हैं सुकौड़ नासिर हो गया मिस्र, सुकौड़ इंडोनेशिया कौन थे, ये थे इंडोनेशिया के सुकौड़ हो गए, और ये जो थे ये थे घाना के। ठीक, यानी ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, घाना के। सुकौड़ कहाँ का था, इंडोनेशिया का, और नासिर कहाँ का था, मिस्र का था। नेहरू कहाँ के थे, तो आपको सिंपल याद रखना है, भारत का। टीटो कहाँ के थे, तो आपको याद रखना है कहाँ का, यूगोस्लाविया के। ठीक, इसी प्रकार ये जो 5 देश हैं, इन्हीं को क्या कहा गया, वास्तविक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक कहा गया। ठीक, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 ईस्वी में, ठीक, बेलग्रेड में हुआ था। ठीक, यानी पहला जब सम्मेलन की बात होती है कब हुआ था, 1961 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड, जो कहाँ पे है, यूगोस्लाविया में। ठीक, कहाँ पे है, यूगोस्लाविया में क्या है, ये बेलग्रेड पड़ता है। जिसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया है, याद करने वाला पॉइंट आ गया, कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 25 सदस्य शामिल थे। यानी कि जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। और इसमें कितने देशों के सदस्य भाग लिए थे, तो 25 देशों के सदस्य क्या किया, इसमें भाग लिए थे। 18वीं, ठीक, जब 18वीं की बात करते हैं, जब 18वीं की बात करेंगे, 18वीं सम्मेलन में कुल देशों की संख्या कितनी हो गई, 120 हो गई। यानी जब 18वां सम्मेलन हुआ था तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 120 हो गई। और ये सम्मेलन 1920 में आयोजित हुआ। यानी कि 1920 में जब गुटनिरपेक्ष का कौन सा 18वां सम्मेलन होता है, उसमें कितने सदस्य भाग लेते हैं, 120 हो जाते हैं। जबकि पहले कितने थे, 1961 में कितने हैं, 25 देश शामिल थे। यानी 25 देश के सदस्य क्या थे, शामिल थे। लेकिन क्या होता है, जब 18वीं यानी 2019 की बात आती है, तो उस समय क्या होते हैं, 120 सदस्य हो जाते हैं। यानी सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, यहीं पर हम एक पॉइंट और लिखवा दें, जब आपको हम पूछेंगे 7वां, ठीक, 7वां गुटनिरपेक्ष
7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? नहीं, कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना होगा, अपना ही देश है जिसका नाम है भारत। उस समय की जब बात करेंगे तो उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थी? तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या थी उस समय की? प्रधानमंत्री थी। ठीक, यानी कि जब बात करते हैं 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है भारत। उस समय की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक, इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर अपने। अगला पॉइंट जब हम आते हैं तब आते हैं हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश। अभी हम आपको ऊपर में बता कर आ रहे हैं कि जो टीटो थे, नेहरू थे, नासिर थे, नासिर के बाद सुकर्ण है, सुकर्ण के बाद आपका आता है वेने एनुक्रुमा। ठीक, ये कहाँ कहाँ के निवासी थे और ये क्या थे? संस्थापक थे। तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो आता है जिसका टीटो हम बोल रहे थे उसका नाम है जोसेफ ब्रांच टीटो। जोसेफ ब्रांच टीटो कहाँ के निवासी हैं? यूगोस्लाविया के। ठीक, यानी जोसेफ ब्रांच टीटो कहाँ के निवासी हैं? तो आपको याद रखना है यूगोस्लाविया के। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको पता ही है कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक, इसके बाद आते हैं जमाल अब्दुल नासिर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नासिर। नासिर कहाँ के थे? मिस्र के थे। उसी प्रकार सुकर्ण, सुकर्ण कहाँ के थे? इंडोनेशिया के थे। वेमे एनुक्रुमा ये कहाँ के थे? घाना के थे। ठीक, ये जितना टॉपिक है ये आपकी एग्जाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और मैं इसको लगभग 2-3 बार अभी तक रिपीट कर चुका हूँ। ठीक, तो इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक, ये आपका 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है ऑब्जेक्टिव व्यू से। ठीक, इसके बाद जब देखते हैं, इसके बाद यानी जो हमारा जो भी सम्मेलन होता है, जो भी आंदोलन होता है, उसके पीछे का एक उद्देश्य होता है। ठीक, यानी हर एक कारण के पीछे अपना उद्देश्य होता है, यानी हर एक बात के पीछे अपना एक उद्देश्य होता है। ठीक, तो उसी प्रकार जो यहाँ पे है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? जब उद्देश्य की बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो पहला महाशक्तियों के सैनिक गुटों से दूर रहना, यानी जो भी महाशक्ति थी, जो भी ताकतवर देश से, ठीक, जो उस समय कौन था? यूएसए था, यूएसए, और एक था यूएसएसआर यानी अमेरिका, और अमेरिका के बाद आया जाएगा सोवियत संघ। सोवियत संघ यही ना था, यानी कौन देश थे? यानी 2 थे, यानी पहला यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। तो यही जो महाशक्तियों की शक्तियां थी जिनसे ये क्या करते थे? सैनिक संगठन दूरी बनाए रखने में मदद करते थे। दूसरा, शीत युद्ध में से दूर रहना, यानी जो शीत युद्ध हो रहा है, जो अमेरिका और सोवियत संघ के जो युद्ध हो रहा है, उससे क्या करना? दूरी बनाए रखना। ठीक, ये क्या था? इसका मेन मकसद था। ठीक, इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ को समर्थन देना, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, सही बोला? हाँ, सही बोला। ठीक, यानी जो आपका जो यूएनओ है, जिसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। इसको क्या करना? समर्थन देना। उसके बाद साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध करना। साम्राज्यवाद कहने का मतलब क्या हुआ? जो राजा का समय होता था, जो राजतंत्र में होता था, यानी जो राजा थे वो अपने अधीन रखते थे, वही क्या कहलाता था? साम्राज्यवाद। यानी अपने साम्राज्य को पूरा विस्तार करना ही क्या कहलाता था? साम्राज्यवाद कहलाता था। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे एक उपनिवेशवाद है। उपनिवेशवाद, आप उपनिवेशवाद से बहुत काफी अच्छी तरह से परिचित होंगे। उपनिवेश कहने का मतलब सिंपल होता है गुलाम। जैसे भारत क्या था? अंग्रेजों का उपनिवेश था। ठीक, उसी प्रकार जब देखेंगे तो चिली जो राष्ट्र था, किसका उपनिवेश था? चिली जो राष्ट्र था आपका स्पेन का उपनिवेश था। उसी प्रकार जब बात करेंगे, सेम उसी प्रकार जब बात करते हैं, जो अमेरिका था, अमेरिका किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था, प्लस फ्रांस का उपनिवेश था। ठीक, यानी इसी प्रकार क्या हुआ था? ये जो भी उपनिवेश थे, इनका क्या करना? विरोध करना पहला इसका कर्तव्य हो गया। दक्षिण अफ्रीका के
रंग भेद की नीति करना, निंदा करना। आपको भी पता है जो दक्षिण अफ्रीका में लोग निवास करते हैं, ठीक, यानी जो दक्षिण अफ्रीका में लोग निवास करते हैं वो काले होते हैं। जैसे इंडिया में क्या था, जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, गोरे और काले का भेदभाव रखते थे, ठीक, यानी गोरों को ज्यादा महत्व देते थे और कालों को थोड़ा कम देते थे, ठीक। यही क्या था यहाँ पे, रंग भेद की नीति। आपको भी पता है दक्षिण अफ्रीका के लोग बहुत काफी काले होते हैं, ठीक। तो वहां पे जो रंग भेद नीति थी, सिर्फ गोरे काले की नीति थी, ठीक। तो उसी नीति को क्या करना, निंदा करना इसका, यानी उसका विरोध करना ही इसका काम था। परमाणु बम के निर्माण पर रोक लगाना, निशस्त्रीकरण पर बल देना। परमाणु बम, आपको ये पता है जब परमाणु बम ब्लास्ट होता है तो जो भी लोग आसपास के एरिया में रहते हैं वो वाष्प बन के उड़ जाते हैं। इतना खतरनाक परमाणु बम होता है। और परमाणु बम की मतलब जो ब्लास्ट होता है उसका रेडिएशन जो बहुत विशाल हो जाता है। आपको भी पता है जब जापान की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं तो जापान का 2 शहर, ठीक, जापान का 2 शहर, जापान का 2 शहर, एक का नाम हिरोशिमा, हिरोशिमा, और एक का नागासाकी। नागासाकी, इन दोनों को जब अमेरिका ने क्या किया था, परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त को, और क्या 9 अगस्त को 1945, ठीक। वो आपको से कुछ पॉइंट मिल रहा है कि 1945 में क्या हुआ, शीत युद्ध की प्रारंभ हुई है, यानी 1945 में क्या हुआ था, जो शीत युद्ध था उसका प्रारंभ हुआ था, ठीक। उसी प्रकार अब आगे देखते हैं। और यहाँ पे एक और बात है, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण कहने का मतलब यह है बिना अस्त्र का, ठीक। देश में शांति कब बनी रहेगी, लोग आपस में कब नहीं लड़ेंगे, जब किसी के पास अपना अस्त्र न हो, शस्त्र न हो, तब क्या करेंगे, ना ही वो किसी से लड़ पाएंगे और ना ही कुछ कर पाएंगे, ठीक। तो इसको क्या करना, इसको पर बल देना, बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय विवाद को शांतिपूर्वक समाधान करना, यानी जो अभी अंतरराष्ट्रीय विवाद था, सीमा विवाद हो या किसी भी प्रकार का विवाद था, ठीक, उस विवाद को क्या करना, शांति ढंग से क्या करना, उसको खत्म करना। जैसे भारत करता है, क्या करता है, हम कहता है हम अहिंसावादी हैं, ना ही हम हिंसा करेंगे और ना ही किसी को हिंसा करने देंगे, ठीक। जो भारत है बुद्ध के मूल सिद्धांतों पर कार्य करता है, यानी कहता है कि ना ही हम अहिंसा करेंगे, ना ही हम हिंसा करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। जब भी युद्ध होता है तो क्या करता है, भारत बीच में मध्यस्थता का काम करता है, ठीक, यानी रुकाव का काम करता है ये भारत, ठीक। उसी प्रकार किसी भी देश के साथ मित्रता व परस्पर सहयोग एवं लाभ की नीति अपनाना, ठीक, यानी परस्पर सहयोग, परस्पर सहयोग कहने का मतलब यह है साथ मिलकर मित्रता यानी दोस्ती का यानी संबंध स्थापित करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। गुट निरपेक्ष देश में, गुट निरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान दो देशों के बीच विवादों को लेकर उनके बीच शांति समझौता कराते थे। अभी हम आपको ऊपर से बताते हुए आ रहे हैं कि जो गुट निरपेक्ष था यह अहिंसा को सपोर्ट करता था, हिंसा को सपोर्ट नहीं करता था। जब दो देशों के बीच जब लड़ाई होती थी तो यह क्या करता था, बीच में मध्यस्थता का काम करता था, जो भारत करता है। बाकी जो भी देश है, जैसे अभी पाकिस्तान कर रहा है, किसके लिए, जो आपका ईरान इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इसमें क्या कर रहा है, पाकिस्तान अपना मध्यस्थता का काम कर रहा है, ठीक। यानी कि पहले वो खुद आतंकी मुल्क है और फिर भी क्या कर रहा है, वो मध्यस्थता का काम कर रहा है। सोचने वाली बात है, ठीक है। लेकिन क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट कर रहा है किसको, कि युद्ध ना हो, यानी कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, ठीक। इसके बाद आएंगे जब अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग, तो अगला टॉपिक आता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा यानी आर्थिक व्यवस्था, यानी कि जब हम इसको इंग्लिश में देखेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर। अब ये है कि आखिर में नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, अब इसके बारे में जब देखते हैं तो यह एक ऐसी विचार है, यानी यह एक ऐसा विचार है जिसमें गरीब विकासशील देशों ने 1970 के दशक में पेश किया था। यानी जो ये NIEO है, NIEO, यानी जो ये संगठन है, ठीक, इसको किसने रखा था, तो जो गरीब देश थे,
गरीब और क्या थे, विकासशील, यानी वो धीरे धीरे क्या करते, विकास की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्होंने क्या किया 1970 के दशक में इसको क्या किया, शेष किया। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को ज्यादा न्यायपूर्वक और समान बनाना, यानी इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी देश के लोग हैं, ठीक, वो न्यायपूर्वक रहे, यानी सभी के लिए न्याय समान होना चाहिए और आर्थिक स्थिति सभी का बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार आता है, इसका अब हम आते हैं, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, यानी NIU की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, जब हम यहाँ पे देखेंगे NIU की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देश गरीब और पीड़ित थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन में, गुट निरपेक्ष सम्मेलन में वही देश आ रहे थे जो नए नए अभी आजाद हो रहे थे। ठीक, यानी नए नए किसी देश के चंगुल से क्या हो रहे थे, उपनिवेश से वो छूट रहे थे। ठीक, वही देश क्या कर रहे थे, इसमें शामिल हो रहे थे। जब कोई गरीब देश से जब शामिल होगा तो निश्चित है उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, बहुत काफी कमजोर रहेगी। ठीक, तो जो कमजोर रहेगी वो क्या करता था, पीड़ित रहेगा, यानी वहां के लोग सताए रहेंगे। ये देश लंबे समय तक दूसरे शक्तिशाली देशों के गुलाम थे। अभी आपको बताएं कि ये देश क्या थे, दूसरे देशों के उपनिवेश थे। उपनिवेश कहने का मतलब ये क्या थे, लंबे समय तक गुलाम थे। जैसे हम आपको भारत का एग्जाम्पल बताते हैं, तो भारत में लगभग 200 वर्षों तक, ठीक, यानी लगभग कितने वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक क्या किया अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या किया, शासन किया। क्या ना हो, यानी लगभग 200 वर्षों तक इसको भारत को अपना गुलाम बनाया, गुलाम बनाए रखा। ठीक, यानी इससे कितने वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक क्या किया था, भारत को अपना गुलाम बनाए रखा था। सेम इसी प्रकार जब यहाँ पे हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बात करते हैं, ठीक, जब गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बात करेंगे तो ये लंबे समय तक दूसरे शक्तिशाली देशों के क्या थे, ये गुलाम थे। ठीक, गुलाम थे। इसमें इनका बहुत काफी शोषण किया गया था। अगर मान लो कोई देश किसी का गुलाम होता है तो उसका शोषण होना लाजमी है। ठीक, यानी उसका क्या करेंगे, अधिक से अधिक लोगों का शोषण करेंगे। इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गरीबी से लड़ना और आर्थिक विकास करना। यानी सबसे बड़ी इसकी चुनौती क्या थी, जो गरीब देश थे उनसे लड़ना और उनका आर्थिक रूप से विकास करना ही क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद आते हैं भारत में शीत युद्ध। यानी भारत में शीत युद्ध का इस प्रकार प्रभाव पड़ता है, ये जब देखते हैं, ठीक है, ठीक, यहाँ पे देखते हैं तो जब भारत की बात करते हैं, शीत युद्ध भारत ने दो भूमिका निभाई। यानी शीत युद्ध में भारत ने दो भूमिका निभाई। पहला भूमिका उसने ये निकाला, भारत दोनों महाशक्तियों से पहले दूर रहा, कहा कि ना हम यूएसए की तरफ जाएंगे और ना ही हम USSR की तरफ जाएंगे। ठीक, उसके बाद उपनिवेशों के चंगुल से आजाद देशों को महाशक्तियों के खेमे में जाने से रोका। कहने का मतलब ये है, जो भी महाशक्तिशाली देश थे, USA, यानी हम महाशक्ति करने का मतलब USA और एक है USSR, इनकी शक्ति इनके खेमे में जाने से रोकना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। भारत की नीति न नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियात्मक था। यानी कि भारत की नीति न ही किसी देश के बारे में उल्टा था, यानी उसके कहने का मतलब ये हुआ कि नकारात्मक, यानी किसी भी देश के बारे में बुरा नहीं सोचता था। उसके बाद है, बल्कि भेदभाव बल्कि भेदभाव को काम करने की मतभेद कहने का मतलब यह है कि दोनों को साथ लेकर चलने की क्या थी, इसकी नीति थी। भारत की गुट निरपेक्ष नीति का भारत की गुट निरपेक्ष नीति का यहाँ पे होगा, भारत की गुट निरपेक्ष नीति के कारण ही, यानी नीति के
के कारण से आलोचना की गई। यानी जो भारत था गुटनिरपेक्ष का सपोर्ट कर रहा था, इससे क्या हुआ, पूरे विश्व में इसकी आलोचना की गई। बोला गया कि भारत मतलबी है, केवल अपने फायदे के लिए काम करता है। ठीक, ऐसी ऐसी भावनाएं उसके सामने उत्पन्न हुई। उसके बाद आलोचना की गई। जैसे कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित के बारे में सोचकर अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहा है। और सही में बात है, जब जब उसको पता है कि अगर हम दूसरे के मामले में टांग लड़ाएंगे, अधिक से अधिक उनका सपोर्ट करेंगे, तो वो क्या करते हैं, बाद में उन पर क्या होता है, भारत के ऊपर टैक्स बढ़ जाता है। पहले तो कर क्या किया जाता है, कर इस पर टैक्स की मात्रा बढ़ा दी जाती है। इसीलिए ये सही यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि भारत अपने राष्ट्रीय हित, कोई भी देश होगा अपने राष्ट्रीय हित के लिए ही वो कार्य करना पसंद करेगा। अपने राष्ट्र को अगर उसके राष्ट्र को अगर उसको फायदा नहीं होगा तो किसी के साथ अधिक सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है, इसके बाद सन 1971 में भारत सोवियत संघ से आपसी मित्रता संधि पर हस्ताक्षर करता है। यानी भारत क्या करता है, सोवियत संघ से क्या करता है, वो आर्थिक सोवियत संघ से आपसी मित्रता संधि पर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है, यानी उसको मंजूरी देता है। या फिर ये संधि क्या थी, आपसी मित्रता, इसमें ये था कि अगर भारत पर अगर कोई आक्रमण करता है, आक्रमण होता है, तो भारत का सपोर्ट करेगा। नहीं, भारत का क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा। आपको ये पता है 1971 का जंग युद्ध, आपको ये पता होगा। ठीक, जो बांग्लादेश वाला युद्ध था, उसमें क्या हुआ था कि जो अमेरिका था भारत को, तो वो पाकिस्तान की तरफ से आया हुआ था भारत को समाप्त करने के लिए। ठीक, जो आपका भारत का निचला एरिया है, ठीक, तो रूस इस साइड से आया था और अमेरिका इधर से होकर आया था। ठीक, यानी कि अमेरिका ने कहा कि तुम अगर जो बांग्लादेश है, ठीक, जो ये वाला बांग्लादेश छोटा सा एरिया जो हमारा है, इससे अगर नहीं हटते हो तो क्या करेंगे, हम परमाणु बम मार देंगे। तब तक इधर से रूस भी आ गया अपना बेड़ा लेकर। ठीक, दोनों फिर से क्या हो गए, एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। क्योंकि आपको भी पता है 1971 की बात हो रही है, यानी कि दोनों के बीच में अभी शीत युद्ध का दौर चालू है। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में क्या है, अभी शीत युद्ध का दौर चालू है। तो शीत युद्ध में ये हो सकता है कि अगर ये बम मारेगा तो निश्चित ही मारेगा, क्योंकि दोनों किसी से अब कम नहीं रहे हैं। ठीक, दोनों एक दूसरे से बराबर हो गए, यानी ताकत में सभी दोनों से क्या होगा, बराबर हो गए। ठीक, तो यहाँ पे क्या करता है, तो ये लास्ट में पीछे हट जाता है और बाद में क्या करता है, भारत यहाँ पे आकर कब्जा करता है और एक नया राष्ट्र का निर्माण कर देता है, जिसका नाम है बांग्लादेश। ठीक, तो यही थी मित्रता संधि। अब आगे हम लोग कल देख लेंगे सीमित परमाणु परीक्षण संधि। ठीक, अब अभी भी जो बच्चे नहीं हमारे चैनल ज्ञानपीठ लर्निंग जोन से जुड़े हैं, कृपया वो जल्दी से जल्दी इस चैनल से जुड़े और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।